ऊंचे उड़ो, असबाब बन जाएंगे खुद। फिक्र से ऊंचे उड़ो, असबाब बन जाएंगे खुद। ख्वाहिशे परवाज रखो, पर निकल आएंगे खुद। वाह वाह, माशाल्लाह। अगली नस्लें क्या करेंगी, तुमको इससे क्या गरज। अगली नस्लें क्या करेंगी, तुमको इससे क्या गरज। तुम तो बस बुनियाद रख दो, घर निकल आएंगे खुद। वाह, जबरदस्त, तुम तो बस माशाल्लाह। बुनियाद रख दो, घर निकल आएंगे खुद। और माँ का आंचल हाथ में लेकर दुआ गो हूं मैं अब। माँ का आंचल हाथ में लेकर दुआ गो हूं मैं अब खुदा मेरी सुनेगा, अब मलक आएंगे खुद। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। माँ का फोटो सर पे रख लो, चुलचुलाती धूप में। बादलों को देखना, फिर सर पर आ जाएंगे खुद। वाह वाह, बहुत और आखिरी शेर है कि हैं मेरे अहबाब वाकिफ शरई अहकाम से, हैं मेरे अहबाब वाकिफ शरई अहकाम से। मुझको दफनाने से पहले खून में नहलाएंगे खुद। अस्सलाम वालेकुम शुजा भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका थोड़ा सा जी, आपका थोड़ा सा इंट्रो तो हमने दिया था। तो आज जो है हम अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो बसते हैं उनसे आपके मुलाकात करवाने का एक सेगमेंट रखा है। इसके बाद हमारा शऊर और आ गई, ये सेगमेंट हमारा बाद में आएगा। तो थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें कि कैसे आपकी जापान में क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रही तालीम के हवाले से, और इस वक्त जो है आप तालीम के हवाले से खासतौर पर जापानीज लैंग्वेज जो है उसके हवाले से आप की खिदमत तो खैर हमें तो सब मालूम है। आप थोड़ा सा अपने अल्फाज के अंदर खूबसूरती के साथ जरा बयान कर दीजिए कि कहाँ इंस्टीट्यूट है, कितने बच्चे आपने तैयार कर चुके हैं, और जापानीज सीखना इस वक्त क्यों जरूरी है हमारी जो जनरेशन है, और जापान में क्या अपॉर्चुनिटी इस वक्त जो है वो पाकिस्तानियों के लिए आने वाले दिनों के अंदर हो सकती है। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में अपने शिरकत का मौका दिया। आपने एक साथ कई सवाल पूछ लिए, मैं कोशिश करता हूँ कि फर्दन फर्दन जो है वो हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँ। पहले मैं अपने बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन छोटा सा भी दूँ तो अच्छा खासा लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैंने बीएससी किया गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज कराची से। बीएससी करके मेरे वालिद साहब जो थे, जैसा कि आपको पता ही, हम सब इमिग्रेंट्स की औलादे हैं, तो हमारे वालिद जो थे अमरोहा से माइग्रेट करके आए थे। वो सर्वे ऑफ इंडिया में होते थे, तो सर्वे ऑफ इंडिया से माइग्रेट करके सर्वे ऑफ पाकिस्तान में आ गए। तो जब से मैंने होश संभाला तो मैं वो अपने सर्वे के काम पे जाते थे, तो फील्ड वर्क था, वो मुझे अपने साथ ले जाते थे। ये मेरे बाप का एहसान है कि उसने मुझे तालीम के साथ साथ मुझे हुनर भी दिया। तो मैं बचपन से ही उनके हुनर में जो उनका जो स्किल था लैंड सर्वे का, वो मैं उनके साथ बचपन से सीखता रहा। बीएससी करके मैंने फुल फ्लैश अपने अब्बा के साथ सर्वे कंपनी में, हैदर एंड कंपनी मेरे नाम से उन्होंने एक छोटी सी कंपनी एस्टेब्लिश की थी, हैदर एंड कंपनी लैंड सर्वेयर्स, टोपोग्राफिकल सर्वेयर्स होते हैं, देखा होगा आपने दूरबीन में खड़े हुए झांक रहे हैं। तो वो बेसिकली वो जमीन की ऊंचाई नीचाई और जमीन का सारा टोपोग्राफी का सर्वे होता है वो। अच्छा, उसके बाद फिर 87 की बात है कि एक शोर मचा जनाब, चलो चलो जापान चलो, जिसको देखो जापान जा रहा है। और वो जमाने में जापान का वीजा नहीं था, ऑन अराइवल एंट्री थी। तो वो हम भी पहुंच गए सबके साथ, और वहां पर जनाब जाती, अच्छा 87 में मेरी एज 22 साल का था मैं मुश्किल से, तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा शऊर नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सब जा रहे थे, तो हम भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ जापान पहुंच गए, वहाँ मजदूरी शुरू कर दी। हमारे दोस्त ने कहा कि यार देखो, यहाँ पर ये तो विजिट वीजा होता है 3 महीने का, अब तुम्हें करना है, इसको कन्वर्ट करना है उसमें स्टूडेंट वीजे में, तो वो 2 साल तक का मिल जाता है। वो हमने स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट करा लिया। स्कूल वहाँ पे, घोस्ट स्कूल वहाँ पे भी होते थे, अब पता नहीं होते नहीं होते, अब तो खैर सख्ती कर दी इमिग्रेशन ने। तो वो ये होता था कि हम जाके 3 महीने में एकदम फीस जमा कराते थे, और वो स्कूल वाले हमसे कुछ टेस्ट ले लेते थे कि हम कितना जानते हैं, वो हम घर पे पढ़ाई करते रहते थे। तो 3 महीने बाद इमिग्रेशन के पेपर हमें बना के दे देते थे, वो इमिग्रेशन हम जाते थे और एक्सटेंशन लेके 3-3 महीने की एक्सटेंशन लेके आते थे। मजदूरी, हम फैक्ट्री में मजदूरी करने लगे, और फैक्ट्री में मजदूरी करने के साथ साथ ये होता ही था कि जब सब लोग मजदूरी करके, जापान की परदेश की तो खैर आप सबको पता है, लेकिन कोरिया और जापान की जो मजदूरी है, वो पाकिस्तान में 1 साल का काम हम शायद 15-20 दिन में कर लेते हैं। जितनी मेहनत आपने पाकिस्तान में 1 साल में की होती है, वो 15-20 दिन में आप कर लेते हैं जापान में। तो मेहनती कौमें,
जी जी। तो मेहनती कौम के साथ शाना बशाना चलने के लिए बड़ी जानमारी करनी पड़ती है। तो हम जब मेहनत करके जब जाते थे, फैक्ट्री से काम करके आते थे, तो हाल ये होता था कि जिस्म टूट रहा होता था। जी तो सब जो है वो खाना पका के, खाना न खा के, एक रूम में हम 5-6 लड़के रहते थे और वो सब अपना अपना काम बांट लिए थे सबने। अब हम 5 बहनों में 2 भाई थे और हम बड़े भाई थे, तो हम लाडले थे पाकिस्तान में। तो हमारा तो हाल ये था पाकिस्तान में कि भूख लगी तो आवाज दे दी अम्मा रोटी, प्यास लगी तो आवाज लगा दी पानी, या तो अम्मी पानी लिए खड़ी हुई है, या कोई बहन पानी लिए खड़ी हुई है, या छोटा भाई पानी लिए खड़ा। तो हमने तो 22 साल तक शहजादों की जिंदगी गुजारी थी। वहां जब मजदूरी करनी पड़ी तो हमें अकल ठिकाने आ गई। अच्छा, वहाँ रूममेट्स में भाई सबको काम करना पड़ता था। आपको, आपने परदेश काटा है, मैंने भी उसके बाद फिर 15 साल 16 साल परदेश काटा। तो सबको कुछ ना कुछ हुनर आ जाता है, किसी को खाना पकाना आता है, किसी को रोटी बनानी आती है। हमें कुछ बनाना ही नहीं आता था। तो जी जी। हम वो घर के जो थे वो छोटे बन गए कि जनाब चलो तुमने क्या करना है, तुमने सफाई करनी है, वॉशरूम धोना है, और बर्तन वर्तन जो है जब खाने वाना हो चुके तुमने बर्तन धोने। हमने कहा ठीक है। तो वो सब जब खाना वाना हो चुका था, हम बर्तन वर्तन धो के सफाई वफाई करके हम बैठ जाते थे। एक छोटी सी एक मेज और एक कुर्सी हमने खरीद ली पुरानी सी, और हम कोने में बैठ जाते थे और हम पढ़ाई करना शुरू करते थे। उस पे भी रूममेट जो थे सब कहते थे यार सो जाओ यार, सोने दो यार, क्या तुमने लाइट जलाई हुई है। हालांकि छोटा सा लैंप था वो, हमने अपने टेबल पे एक छोटा सा लैंप रखा था, उसपे भी लोगों को डिस्टर्बेंस होती थी। लेकिन बस पता नहीं अल्लाह ताला ने हमें दिल में क्या डाल दिया था कि पढ़े जाओ पढ़े जाओ। तो हमने जापानी खुद से सीखना शुरू कर दी। अच्छा, नहीं पता था कि क्यों सीख रहे हैं, बस एक शौक सा था कि सीखो, जुनून सा था वो सीखो सीखो। तो 6 महीने में मैंने इतनी अच्छी जापानी सीख ली कि उसी घर में, जिस घर में मुझे अच्छा, घर का नाम मेरा गौहर है, मेरा तखल्लुस भी गौहर है, गौहर के नाम से शायरी करता हूँ। तो वो गौहर जो था, वो घर का छोटा जो था, तो 6 महीने में मैंने देखा कि वही लड़के जो मुझे, अच्छा पहले इस बात पे झगड़ा होता था कि किसी दिन हम ओवर टाइम करके आए तो घर पहुंचे पता चला खाना ही नहीं। अब यार तू खाना क्यों नहीं रखा, अबे तो हम क्या करें तेरे लिए भाई, खाना कोई, तो कोई वीआईपी है तेरे लिए खाना रख छोड़ेंगे, खत्म हो गया खा ले, आपको बाहर जाके खा ले। अब अक्सर ऐसा होता कभी भूखे सो गए, तो अच्छा भाई चलो सो गए, भूखे सो गए। अब वो उन्हीं रूममेट्स ने जो पहले गौहर गौहर थे, हम घर के छोटे थे, 6 महीने में एकदम से हमारा लेवल जो है वो ऊपर आ गया। अब हमें खुद ब खुद महसूस होने लगा कि रूममेट जो है हमें गौहर नहीं कह रहे, गौहर भाई कह रहे हैं। सही। अच्छा, मजदूरी से आ रहे हैं, हम सब मजदूर हैं, एक ही लेवल है, लेकिन उस लेवल में मजदूरों में अपग्रेड हम ऐसे हो गए कि अब वो जो इस बात पर झगड़ा होता था कि गौहर के लिए खाना नहीं बचा, अब हर रूममेट, हमारा 6-7 रूममेट हो गए थे कमरे में। अब वो हर कोई जनाब बना के, गौर भाई आपके लिए खीर लाया हूँ, गौर भाई ये बोटी खा के देखिए आपके लिए। अब मैं हैरान कि भाई ये क्या हो रहा है ना, 6 महीने में एकदम से मैं वीआईपी कैसे हो गया। वो हो ऐसे गया कि 6 महीने में मुझे जापानी लिखना पढ़ना और फ्लुएंटली ऐसे बोलने लगा जापानी कि अगर मैं किसी से फोन पे बात करूं तो किसी को ये ना पता चले कि जापानी है या पाकिस्तानी। बिल्कुल। अब उन बेचारों को क्या प्रॉब्लम थी कि उनका किसी को पुलिस ने बुलाया हुआ है, किसी ने इमिग्रेशन में बुलाया हुआ है, किसी को कोई बिल आया हुआ है, उसको पता ही नहीं कागज आया हुआ क्या कागज है। अब हमारा काम ये था कि फैक्ट्री से आए और उन लोगों ने खातिर वातिर की, हमने खाना ना खाया, और फिर हाँ भाई जाओ तुम्हारा ये बिल आ गया, बिजली का बिल है जमा करा दो, ये तुम्हारा पानी का बिल है, ये तुम्हारा टेलीफोन का बिल है, ये तुम्हें पुलिस से नोटिस आया, ये तुम्हें इमिग्रेशन से नोटिस आया। तो वो फिर कभी कभार उनके साथ भी चले जाते थे और उनके काम हम निपटा लिया करते थे। खैर ये हम वापस आ गए, वापस आके दोबारा अपने अब्बा के साथ सर्वे काम पे लग गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक बड़ा बोल दिया था, तो अल्लाह मैंने मुझे इसकी ऐसे सजा दी कि 15 दिन के अंदर अंदर मुझे निकाल दिया गया। खैर परवरदिगार ने करम किया ये भी। हम 15 दिन बाद आ गए, उसके बाद हम लग गए दोबारा सर्वे के, अपने अब्बा के साथ सर्वे काम में लग गए। एक दिन जापान कॉन्सुलेट के सामने से गुजर रहा था, वहां लगे हुए जनाब दाखिले जाके। अच्छा अच्छा ठीक। अब वो मैं जापान कॉन्सुलेट के सामने से गुजरा तो बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, दाखिले जारी है। हम अंदर घुस गए, तो अंदर घुसे तो देखा लड़की बैठी है। अब पाकिस्तानी लड़की जापान कॉन्सुलेट में जॉब कर रही है, तो आप समझ सकते हैं उसके क्या उसके नखरे होंगे, क्या उसके शोर होंगे, क्या स्टाइल होंगे। अब मैंने उससे कहा जनाब मुझे जैपनीज लैंग्वेज में दाखिला लेना है। अच्छा ये पकड़िए, उसने मुझे फॉर्म पकड़ा दिया, वो फॉर्म मैंने जैपनीज में भर दिया। उसने कहा ये क्या किया आपने, मैं कहा क्या कर दिया कि ये आपने जापानी में क्यों भर दिया, तो जापानी जुबान में दाखिला लेने आया हूँ, तो अगर जापानी में भर दिया तो क्या हो गया। अच्छा बैठे उधर, बड़े हकारत से उसने मुझे उधर बिठाया और फिर वो अंदर चली। आज जब अंदर से वापस आई तो उसका एटीट्यूड बड़ा चेंज था, और उसने मुझसे कहा कि सर आपको अंदर बुला रहे हैं। अंदर गया तो जापानी बैठा हुआ था टीचर। उसने कहा कि तूने कहाँ से सीखी, मैंने उसको तो सारी कहानी बता दी। उसने कहा देख तेरे स्टैंडर्ड की तो यहाँ पे क्लास होती है। तो मैंने कहा मेरे लेवल की क्लास नहीं होती, मतलब कितने अरसे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो कहना कोई 4 साल से पढ़ रहे हैं, कोई 5 साल से पढ़ रहे हैं। तो मैं कहा इनसे मेरा लेवल हाई है या इनसे कम है, कहना नहीं तेरा लेवल इनसे बहुत हाई है, तो अब तुझे मैं प्रॉपर क्लास में तो तुझे एडमिशन नहीं दे सकता, ऐसा किया कर तू आ जाया कर मेरे पास, ऐसे रोज घंटा भर पढ़ लिया था। तो वो जनाब उसने बेचारे ने हमसे ना कोई फीस ली ना कुछ, उसने हमें रोज 1 घंटा पढ़ाना शुरू कर दिया।
यानी ऑफ द रिकॉर्ड पढ़ना शुरू कर दिया। हम कोई प्रॉपर स्टूडेंट नहीं है, बस जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एक साल हमने पढ़ा, उसके बाद जापानी जुबान के 5 लेवल, अब 5 लेवल बना दिए, उस जमाने में 4 लेवल थी। तो सबसे हाई लेवल जो था वो लेवल 1 था। लेवल 5 जो है सबसे बेसिक है और लेवल 1 सबसे टॉप। तो हमने डायरेक्ट लेवल 1 का एग्जाम दिया और जनाब पास हो गए। जब पास हो गए तो उस शख्स ने कहा, जापानी ने, योशिदा सान थे, उन्होंने कहा कि जनाब तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पे पढ़ाओगे, टीचर की जरूरत है हमें। तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा लूंगा। तो हम पार्ट टाइम टीचर के तौर पर लग गए। अब दिन में हम अपने बाप के साथ मजदूरी कर रहे हैं, धूप में मारे मारे फिर रहे हैं, और जैसे ही हमने शाम को घर आए और शावर लिया और बाइक स्टार्ट की और हम पहुंच गए जापान कॉन्सुलेट। वहां पे हमने पार्ट टाइम पढ़ाना शुरू कर दिया। 2 साल पढ़ाया हमने। उसके बाद हमें जापानी जुबान की स्कॉलरशिप की, एक टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है, 10 महीने का होता था, अब तो उसको शॉर्ट कर दिया। उस जमाने में 10 महीने का होता था। वो 10 महीने का कोर्स के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया था कॉन्सुलेट वालों ने हमसे पूछ के, और वो 2 साल बाद वो उसकी अप्रूवल आ गई और हम 95 में हम जापान में दोबारा चले गए। तो जब जापान में दोबारा गए तो अब एज ए टीचर गए थे, तो बड़ी रिस्पेक्ट हमारी बड़ी। और 95 में मैं दोबारा जापान पहुंच गया और मैंने 10 महीने की टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता था। उसमें टीचिंग टेक्निक सिखाते हैं कि टीचिंग कैसे की जाती है। तो हमने टीचिंग टेक्निक सीखी और उसके बाद हम वापस आ गए। अच्छा, इस दौरान 91-92 से ये हुआ कि जापानी अच्छा खासे आते थे पाकिस्तान, कराची में। अब वो जो जापानी भी आता था, कॉन्सुलेट वाले उसको रेफर करते थे कि यार तुम ट्रांसलेटर के तौर पे इसके साथ लग जाओ। तो वो हम उनके साथ इंटरप्रेटर के तौर पे, तर्जुमान के तौर पे चले जाते थे। हमें रोज के $150, $100, कभी कोई $150, तो रेट हमारा फिक्स हो गया था। $100 से $150 हम पर डे चार्ज करते थे। तो 91 में आप समझे कि जनाब एक आदमी रोज के $150 चार्ज कर रहा है। 24-25 साल का लड़का, तो उसके दिमाग कहाँ पहुंच जाएंगे। हम फिर जनाब राजा इंदर बन गए और हमारे बड़े मजे आ गए। वो टाइम गुजारा हमने। 96 में फिर हमने वापस आके दोबारा पढ़ाना शुरू कर दिया और साथ साथ हम इंटरप्रिटेशन काम भी करते थे। तो बड़ी परवरदिगार ने बड़ी इज्जत दी। वो जो हम हमारे साथ जितने भी मजदूरी करने गए थे वो सब वापस आ गए। किसी ने जापानी औरत से शादी कर ली, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। हम उनमें वाहिद थे जो हुनर लेके आ गए थे। यानी हुनर क्या कि जैपनीज लैंग्वेज सीख के आ गए। वो जैपनीज लैंग्वेज सीखना हमारे जिंदगी भर आज तक काम आ रहा है कि वो ऐसा काम आया हमारे कि फिर हम फिर 96 से 99 तक मैं जापान कॉन्सुलेट में पढ़ाता रहा एज ए टीचर, और दिन में तर्जुमान के तौर पे भी जाता रहा। 2000 में फिर मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका में भी यही हुआ कि मैंने सर्वे की जॉब भी तलाश की, अपने फील्ड जो हमारा प्रोफेशन था उसकी जॉब तलाश की। तो उसकी सैलरी मिल रही थी $3500 पर मंथ। हमने जरा कहा कि चलो ये मालूम करें जापानीज सैलरी, जापानीज इंटरप्रिटेशन क्या पैसे मिलेंगे। तो पता चला $5500 मिल रहे हैं। तो हमने अपना प्रोफेशन एक तरफ रखा भाई, तर्जुमानी हमने शुरू कर दी। एज एन इंटरप्रेटर हमने जॉब शुरू कर दी। शिकागो में कंपनी थी ऑनलाइन इंटरप्रेटर्स के नाम से, वहां पे हमने काम शुरू कर दिया। तो फिर हमारे साले ने हमें जो है माइग्रेट करा लिया कनाडा। तो 2000 में हम 2000 में अमेरिका गया, 6-7 महीने अमेरिका रह के फिर मैं 2001 में माइग्रेट कर गया कनाडा में। कनाडा में भी उस कंपनी जो थी, जो हमारी 2000 जो अमेरिका में जो कंपनी थी, उसने कहा, उसकी बॉस ने मुझसे कहा कि देख तू वहां जा रहा है, कनाडा में बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई जॉब। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या है क्या नहीं है, मेरा साला जो है मुझे बुला रहा है। तो कहने लगी अच्छा तू जाके वहां पे मुझे कॉल जरूर करना। हम गए, हमें हमारे ध्यान में भी नहीं लगा कॉल क्यों करनी है उसको। हम अपने कनाडा में आए और कनाडा में आके अब जो हमने जनाब कनाडा के हालात मालूम किए तो पता चला कनाडा के कोई हालात ही नहीं, कोई जॉब ही नहीं है टोरंटो में। एक घर में, कनाडा में घर बड़े होते हैं, जापान के साथ छोटे छोटे नहीं होते। तो एक घर में 3 कमरों का घर था, उसमें कोई 13-14 पाकिस्तानी लड़के रह रहे थे और सब वो सारा दिन टीवी देखते थे। वो सारा दिन टीवी देख रहे हैं और सारी रात टीवी देख रहे हैं और गपशप में बहस मुबाहिसे हो रहे हैं और अपने लाइफ गुजर रही। गवर्नमेंट पैसा देती है वहाँ पे वेलफेयर का कनाडा में। अब हम ये देख रहे हैं कि यार यहाँ पे कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहा। मैं कहा भाई काम की क्या पोजीशन है? और भाई काम तो कनाडा में नहीं है। मैं कहा काम नहीं करूंगा, मुझे तो घर पैसे भेजने भाई, मैं अपने घर का बड़ा हूँ, मुझे अपने घर पैसे भेजने होते हैं हर महीने, मैं कैसे ऐसे बगैर काम किए बैठ जाऊँ? बिल्कुल। तो अच्छा एक लड़का उनमें काम करता था, सिंध का रहने वाला था, इंटीरियर सिंध का, बेचारा बड़ा नाइस आदमी। वो सुबह 6 बजे निकल जाता था और रात के 1 बजे घर में घुसता था। अच्छा मजे की बात देखिए, उसी शहर में, जिस शहर में कहा जा रहा है कि काम बिल्कुल नहीं है, उस शहर में वो लड़का हमें बता रहा है कि इतना काम करता है कि सुबह 6 बजे निकल जाता है, रात के 12 बजे घर में घुसता है। तो
मैं उस बंदे को पकड़ना है। 3-4 दिन तो हम इधर उधर परेशान हुए, उसके बाद 5वें दिन हमने उस लड़के को पकड़ लिया। रात हम जागे, हमने कहा यार कहीं बता यार ये क्या है। कहला आप कहाँ क्या पढ़े लिखे हैं? अब हम समझ रहे हैं कि पढ़ी लिखी जॉब दिलाएगा, तो हम बता रहे हैं कि जनाब हम सर्वेयर भी हैं, हम इंटरप्रेटर भी हैं, हम ये भी हैं, वो भी हैं। तो उसने कहा आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब समझ वो गया समझ गया समझ गया समझ गए होगे आप। समझ गया अब समझ गया। वो जितना हम उसको अपनी काबिलियत बताए, वो कहे आप नहीं कर सकते। आप नहीं कर तो मैंने कहा यार साईं ऐसा क्या काम है भाई जो तू कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, यार बता दे खुदा के लिए बता दे। कहना गौर भाई गाड़ियां निकलती हैं ऑटो से सिस्टम से निकल के, गाड़ियां धुल के निकलती हैं, फिर जो उनके ऊपर जो गीलापन रह जाता है वो आपने कपड़े से वाइपर से साफ कर दो। वाइप आउट करना होता है, अंदर से सफाई करनी होती है, ये काम है। और इसके $6-7 पर आवर मिलते हैं। मैंने कहा करेंगे क्यों नहीं करेंगे, तो मेरी शक्ल देखने आप ये काम करेंगे? मैं करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। खैर वो हमने वो काम शुरू कर दिया। 1 हफ्ता हमने काम किया। मैं समझता हूँ कि ये परवरदिगार की आजमाइशें थी, परवरदिगार की तरफ से। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, तो 1 हफ्ते से हमने अपने आप को मट्टी में मिलाया, तो हमें ख्याल आया कि यार अमेरिका की कंपनी की बॉस ने कहा था कि तुम मुझे कॉल करना। तो मैंने ऐसे उसको कॉल मिलाई, मैंने कहा हेलो हाई करने के लिए फोन किया। मैं क्या हाल है, कहली कहाँ था तू? मैंने कहा कि मैं तो कनाडा में हूँ, मैं तुझसे मैंने कहा था कि जाते तो मुझे फोन करना। मैंने कहा हाँ मुझे याद नहीं रहता। कहली बस अब फोन पे बैठ गया, अब फोन पे बैठ जाओ, तुझे कॉलें आती रहेंगी। अब वो हम वहीं पे अपने घर में टेलीफोन के कैदी हो गए। अब फोन आ रहा है, अब हम एक फोन उठाया हमने, एक तरफ जापानी है, दूसरी तरफ गोरा है, उसकी बात इसको सुनाई, इसकी बात उसको सुनाई, और हमारे जितनी देर भी हमने बात की वो काम हो रहा है। वो कंप्यूटर पे हमारे मिनट बन रहे हैं, और मिनट के हिसाब से हमें महीने भर में सैलरी आ रही। अब जो महीने भर में सैलरी आई तो $5,000 का चेक आया, अमेरिकन $5,000। उस जमाने में एक अमेरिकन डॉलर 1,500 कैनेडियन डॉलर के बराबर होता था। एक अमेरिकन डॉलर $1.5 $1.5 कैनेडियन डॉलर, एक अमेरिकन डॉलर 1.5 कैनेडियन डॉलर बिल्कुल होता था। अच्छा, कनाडा में सैलरी थी मुश्किल से $1,400-$1,500, किसी की बहुत अच्छी सैलरी है तो $2,000। अब हमारे तो 5,000 का चेक आए तो बन जाए 7,500-8,000 बन जाए। बिल्कुल। अब लोग हैरान कि यार ये क्या हुआ, ये तो अभी तो आया ही लड़का और इसकी इतने पैसे कमा रहा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि परवरदिगार ने एक हुनर हमें ऐसा सिखा दिया कि हम अमेरिका में गए तो वहां पे अच्छे पैसे कमाने लगे, गए कनाडा गए तो वहां पे अच्छे पैसे कमाने लग गए। और कनाडा में जनाब हमने 10-15 साल खूब काम किया, और काम ही यही था, बस घर में बैठ गए, सुबह उठे, नाश्ता किया और फोन उठाया, अपने आप को कंप्यूटर में पहले लॉग इन कर लिया। लॉग इन का मतलब है कि हम अवेलेबल हैं, हमें कॉल्स दो, वो हमें कॉल्स देने लगे, और हम बैठे हुए घर से फोन उठा रहे हैं, एक तरफ से जापानीज है, दूसरी तरफ गोरा है, और हमने मोशी मोशी करके जनाब पैसा बना, यानी जिसे कहते हैं जुबान की खाई हमने 15 साल। बिल्कुल। बहुत कमाया, ये किया, फिर दिल भर गया। अब वो 15 साल में फिर हो गया, बीवी बच्चों को बुला लिया, और बीवी बच्चों को जो है हमने अपना कैनेडियन करा के, अब जब 2015 में आखिरी बच्चे का मेरा पासपोर्ट हो गया, मैं कहा अब मैं वापस जाऊँ। अच्छा, वो इमिग्रेशन आमतौर पर 5 साल में हो जाती है कि आप 5 साल में आपने अगर 4 साल तक अगर कनाडा में रहे हो आप, तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो हमारा हो ही नहीं पाता था, हम हर 6 महीने बाद पाकिस्तान भाग के आ जाते थे, हमारा दिल ही नहीं लगता था। अच्छा तो बस हम 6 महीने पाकिस्तान में गुजारे, 6 महीने कनाडा में गुजारे, फिर आ जाते थे, फिर इस तरह करके वो हमें 15 साल लग गए। जो पासपोर्ट हमें 5 साल में मिलना था वो 15 साल में मिला। 2015 में जब आखिरी बच्चे को मेरे पासपोर्ट मिला, तो मैंने कहा बस अब मैं जो हूँ वापस जाऊँ। तो मैं 2015 में वापस आया। वापस आके क्या करना है, वापस आके यहीं जापान हाउस के नाम से, द जापान हाउस के नाम से एक इंस्टीट्यूट कायम किया, और अल्लाह का शुक्र है आज तक वो 6-7 साल होने को आ रहा है, वो इंस्टीट्यूट चल रहा है कामयाबी से। जी। अच्छा, तो ये तो भाई, मेरी जी बोले कंटिन्यू ये तो हो गई मेरी सवाने उम्री। असल में अपनी सवाने उम्री सुनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं, हमारी यूथ जो है, उनको कुछ पता नहीं होता कि करना क्या है। अच्छा, हमारे जमाने में 2 प्रोफेशन थे, या तो इंजीनियर बन जाओ, इंटर में अच्छे नंबर ले आए तो या तो इंजीनियर बन गए आप, या डॉक्टर बन गए, और अच्छे नंबर नहीं आए तो बस आप रांदे दरगाह हो गए, आप कुछ भी नहीं बनना, कोई मुस्तकबिल नहीं। कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर ये हुआ कि थोड़ा सा ये हुआ कि जनाब कंप्यूटर में भी आ गया, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर लो। तो अब वो यही है कि या तो एमबीए कर रहे हैं लोग, या कंप्यूटर साइंस के पीछे भाग रहे हैं, और या अपना बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया। देखिए, जो चीज बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। ये दुनिया का उसूल है, डिमांड एंड सप्लाई पे दुनिया चल रही है। जहाँ डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो चीज महंगी है, और जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो वो सस्ती हो जाती है। तो अब पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि जापानी जानने वाले, मेरे लेवल की जापानी जानने वाले, मुझे मिला के कराची में 2 या 3 लोग होंगे। देखिए, हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है कि हजारों की तादाद में स्टूडेंट चाइना जा रहे हैं,
अब चाइना से चाइनीज भी सीख रहे हैं, चाइना से पढ़ाई भी सीख रहे हैं, और पढ़ाई करके चाइना में कोई मुस्तकबिल नहीं है, वापस आ जाते हैं। अब जब वापस आ जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हजारों लोग जो चाइनीज जानते हैं। अब चाइनीज कंपनीज तो यहाँ पे बढ़ रही हैं, लेकिन एक कंपनी कहती है जनाब मुझे चाइनीज का इंटरप्रेटर चाहिए। फर्ज करें मैं चाइनीज बड़ी अच्छी जानता हूँ, मैं खड़ा हुआ, मैं कहा भाई मैं 60,000 रुपये महीना लूंगा। उन्होंने मुझे रखे हुए अभी 2 दिन नहीं हुए कि दूसरा आ गया, उसने कहा भाई मैं 50,000 ले लूंगा। उसने 50,000 की जॉब शुरू की, पता चल तीसरा आ गया, उसने कहा भाई मैं 40,000 ले लूंगा, मुझे जॉब पे रख लो। तो वो क्या है कि डिमांड इतनी नहीं है जितनी सप्लाई हो गई, तो क्या हुआ, चाइनीज इंटरप्रेटर की वैल्यू कम हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जापान का और कोरिया का ये है कि लोग जापान और कोरिया जाते हैं। बगल हमारे एक दोस्त के बड़ा अच्छा जुमला कहता है, वो कहता है यार हमने बस जापान जाते हुए सुना है, वापस आते किसी को नहीं सुना, जापान से वापस कौन आता है। सही कह रहे हैं। तो वो यही है कि जापान में जो लोग रह लेते हैं वो फिर जापान में कुछ ना कुछ उनका बिजनेस वीजा कर लिया, कोई शादी का वीजा कर लिया, कोई स्टूडेंट वीजा कर लिया, तो वो मुस्तकिल हो जाते हैं। जापान से वापस पाकिस्तान कोई भी नहीं आना चाहता। ये हाल कोरिया का है, कोरिया जो चला जाता है वो वापस नहीं आना चाहता। तो इसलिए अब जिसने अच्छा यहाँ पे जो बच्चे जापानी जुबान सीख रहे हैं, पहली बात तो ये कि उनको कभी शऊर ही नहीं है कि जापानी जुबान क्यों सीखें। मैं एक एक को पकड़ के बताता हूँ कि भाई जापानी जुबान सीखो, कहता है सर चाइनीज की बात करें, जापानीज क्यों सीखें हम। तो मैं उनको बताता हूँ यार चाइनीज तो ऑलरेडी हजारों लोग जानने वाले मौजूद है, जापानी जुबान के जानने वाले पाकिस्तान में बहुत कम है। और पाकिस्तान में जापान की 80 से ज्यादा कंपनी मौजूद है, हर कंपनी को कम से कम 2 इंटरप्रेटर चाहिए। लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ही इंतहाई जिसे कहना चाहिए बहुत ही एक्साइटेड खबर है मेरे लिए, कि एक्साइटमेंट की, कि जापान ने भी एमओयू साइन कर दिया है पाकिस्तानी लेबर के लिए। अब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे यहाँ कर लूं कि हमारे यहाँ हुकूमती सतह पे हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे यहाँ वो इंजीनियर्स क्यों नहीं तैयार किए जाते जैसे इंडिया भेजता है। उसकी लेबर पूरे वर्ल्ड के अंदर लेबर नहीं मिलेगी आपको, फैक्ट्री लेबर आपको नहीं मिलेगी, 3D कैटेगरी कोई लेबर नहीं मिलेगी। बहुत कम लोग मिलेंगे आपको कि जो इलीगल हो कहीं और वो लो लेवल की जॉब कर रहे हो 3D सेक्टर के अंदर। वो हमेशा आपको इंजीनियर्स मिलेंगे, टेक्नीशियंस मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, आईटी के मिलेंगे, शिप बिल्डिंग में मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में मिल जाएंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्या है कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान जी इसकी वजह सीधी सीधी ये है कि देखिए, एक तो इंडिया का एजुकेशन लेवल हमसे बहुत हाई है, एजुकेशन रेशो भी हमसे हाई है, एजुकेशन लेवल भी हमसे बहुत हाई है। हमारे यहाँ जो लोग मास्टर्स कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, उनसे जो है अगर आप एक अंग्रेजी में खत लिखवाएं तो वो जो है वो आपको अंदाजा हो जाएगा उनकी काबिलियत क्या है। हमारे यहाँ लोग इल्म हासिल नहीं कर रहे, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, जबकि इंडिया में आज भी तालीम हासिल कर रहे हैं, इनको डिग्री से कोई दिलचस्पी नहीं है। इंडिया में एक रिक्शा चलाने वाला भी जो है वो आपको बेहतरीन अंग्रेजी बोलता हुआ मिलेगा और बेहतरीन नॉलेज रखता हुआ मिलेगा। तो हमारे यहाँ डिग्री हासिल की जा रही है, तालीम हासिल नहीं की जा रही। दूसरी बात ये, हमारे यहाँ कोई प्लानर्स नहीं है, जो प्लानर्स हैं वो प्लान नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं कि इंडिया में कंपनीज, जापानीज कंपनी जाती हैं और यूनिवर्सिटी में जो पहले ईयर का स्टूडेंट होता है उससे कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जनाब तुम इंजीनियर तो तुम बन रहे हो, साथ साथ जापानीज भी सीखते रहो। तो वो 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स करता है और 4 साल में साथ साथ जापानीज सीख के जब वो पूरा फुल इंजीनियर बनता है और तो 4 साल में जापानीज बेहतरीन जान जाता है और वो फौरन ही वो जापानी कंपनी उसको वर्क वीजा देके चली जाती है, बुला लेती। मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल तैयार की थी अपनी और अपना सारा प्लान तैयार किया था, और मैं एनईडी, हमारी जो कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर मैं गया, उनके डीन को मैंने अपना प्रपोजल पेश किया। तो वो कहने लगे देखिए जनाब, एनईडी के इंजीनियर जो हैं वो तो जब यहाँ से निकलते ही उनको 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की जॉब ऑफर हो जाती है, तो वो जापान में क्या अगर उनको 3-4 लाख भी मिल जाएंगे, तो आपको पता है जापान कितना महंगा है और जापान में तो 4 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं है। और ये तो मैंने अब उनसे मैं क्या बहस करता है कि मेरे दामाद ने अभी फ्रेश इंजीनियरिंग की है एनईडी से, वो धक्के खाता फिर रहा है कि उसको 25,000 रुपए की जॉब नहीं मिलती। लेकिन तो हमारे जो ऊपर लोग, जो मास्टर्स, जो प्लानर्स लोग बैठे हुए, वो कहते हैं हमारी जेब में क्या आएगा, तुम्हारे इस प्रपोजल का हमें क्या फायदा होगा। तो जाहिर है मैं तो उनको फायदा देने को जा नहीं रहा था, मैं तो अपनी यूथ के लिए काम कर रहा था कि भाई हमारे इंजीनियर्स जो हैं, आप कैनेडी के इंजीनियर्स, अगर वो साथ साथ इंजीनियरिंग के साथ साथ जापानीज लैंग्वेज सीख लेते हैं तो जैसे वो इंजीनियर बनेंगे वैसे ही कंपनी उनको, जापानी कंपनी उनको हायर कर लेगी। तो ये कुछ जाके अपने जापान तो ये कुछ शऊर आया आपकी इस अप्रोच से,
कुछ इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आपको अप्रोच किया कि नहीं जो हम सीखते हैं, या ऐसा कुछ आपका तजर्बा रहा या नहीं? देखिए इस मेरे पास तो एक यही इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट का जब मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो लोग समझते हैं कि जैसा हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स के नाम पे एजुकेशन जो भी इदारे हैं उनके नाम पे लोग शिकारी बैठे हैं बिल्कुल और सही वो कह रहे हैं। शिकारी शिकार कर रहे हैं। मैं सही। आपको बताऊं एक बड़ा नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है कराची में। उनके पास एक जैपनीज लैंग्वेज टीचर था। मेरा एक स्टूडेंट वहां पे गया, उसने कहा सर उसको तो हिरागाना कताकाना जो बेसिक अल्फाबेट्स हैं वो लिखने नहीं आते और वो वहां पे टीचर लगा हुआ है। वाह। तो मैं वहां पे गया, मैंने पर्सनली उस शख्स से इंटरव्यू किया, पता चला वाकई वो 9 साल कभी जापान में रहा था। और वो अब जब आप 9-10 साल किसी मुल्क में रह लेते हैं तो आपको बोलचाल आ ही जाती है। अब वो बोलचाल आपको किस लेवल की आती है? एक मजदूर लेवल की आती है। जैसे बिल्कुल। यहाँ कराची में कोई अगर कोई बांग्लादेश से आए या अफगानिस्तान से लोग आते हैं, वो लोग अगर वो 9-10 साल रह लें तो क्या वहां जाके वो पेशावर यूनिवर्सिटी में या अफगानिस्तान काबुल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाएंगे? नहीं, क्राइटेरिया लेकिन वही है जो यहाँ मैंने पहले आपको बताया था कि सियासत, जोग्राफिया, मईशत, जी इन हाँ, तमाम ऐसा ऐसा चीजों को जो कवर कर सके तो वो तो जबानदां आप कह सकते हैं, जो जबान जानता है, अदरवाइज और दूसरे उसको तो लिखना लिखना पढ़ना भी आता हो ना। उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो बोलना आता है और वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं इस बेस पे। तो हमारे यहाँ हाल ये है कि एजुकेशन के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट हमें भी, मुझे भी उनमें से ही एक समझता है कि अच्छा राइट। ये जापानी सुना रहे हैं, तो ये तो जापानी इस का चूरन। जी। तो ये जो चूरन जो आ जाता है, इसको आप कैसे तोड़ते हैं? इसके अंदर क्या कामयाबी हुई है, या आप भी? बहुत बहुत ज्यादा तो अभी देखिए मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि मैं कोई मीडिया में आके बात करूं। मीडिया पे जो है मुझे बुलाया जाता है तो मुझे वो सियासी तज्जियाकार के तौर पे बुलाया जाता है, तो मैं उसमें अपनी एजुकेशन की बात नहीं कर सकता हूं। तो मेरे पास कोई अनाउंसमेंट का कोई ऐसा कोई मीडिया नहीं है, सिवाय से कि मैं अपने फ्लायर्स डलवा देता हूं अपने इंस्टीट्यूट के, या आप जैसे लोग मेरे को इंटरव्यू कर लेते हैं वो। तो या बहुत ज्यादा तक लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है। नहीं, अफसोस इस हमारे बात का है कि जो जी अच्छी 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 बात, अगर आप सच्ची बात हम अपने माशरे में जब भी करते हैं ना, तो जी लोग जो है वो इतना ज्यादा धोखा दिया जा चुका है इस पाकिस्तानी कौम को कि जी हाँ, वो हर अच्छे बात करने वाले को भी जो शिकारी समझते हैं। बहरहाल वो उनकी ऐसा ही गलती नहीं है, जी उनकी गलती नहीं है। हाँ, वो ये माशरा हमारा ऐसा हो गया ना। माशरा ऐसा, और ये जी हमारी भी गलती है कि जैसे अभी पिछले दिनों बात हो रही थी कि आपको इससे क्या फायदा होगा। भाई हमें इससे क्या जी फायदा होगा? अभी हम, जैसे हमारी 2 नस्लें पीछे गुजर गई, हो सकता है वो जी भी ये सोच के ही रह गए, उन्होंने कोई काम ना किया हो ऐसा ही अवेयरनेस है। देने का। और जी हमें जो नस्ल मिली, और जो अब आने वाली नस्ल जो इस वक्त जवान हो रही है, इस वक्त जो जवान है, उन जी सबका कर्ज हम पे है। अगर हमारी पिछली नस्ल ने वो काम नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ना करें। तो वी हैव टू डू समथिंग। तो ये हमने एक जी प्लेटफॉर्म बनाया है, बहुत ही कमजोर है लेकिन लेट्स डू इट टुगेदर। तो ये हमारा मेरा कॉन्सेप्ट पैगाम मोहब्बत है। जी जहां वो तक क्या किसी पहुंच सके। शायर का शेर मिसरा है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम्म, तो बात ये है कि इट्स दो जुमले में कहूंगा। एक तो आपने जिक्र किया था जापान का, जी, तो सुन लें कि मैं कैनेडियन नेशनल हूँ। हम्म, अमेरिका देख चुका हूँ, पूरा यूरोप घुमा हुआ हूँ, ऑस्ट्रेलिया घुमा हुआ हूँ, सारा मिडिल ईस्ट घुमा हुआ हूँ। हम्म, मैं ये कहता हूँ लोगों से कि यार जापान जैसी कोई जगह दुनिया में नहीं है। नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये हुई कि मैं जो सबसे पहले जो मैंने गैर मुल्की कोई जगह देखी, कोई हम्म, जो परदेश गया, मैं तो सबसे हम्म, पहले मैंने जापान देख लिया। सही, उसके बाद मैं जहां गया मैं उसको जापान से कंपेयर करता था, तो मुझे कोई जगह दुनिया में अच्छी नहीं लगी। और हम्म, मैं कहता हूँ यार मुझे सबसे अच्छा मेरा अपना वतन है। अगर मुझे अपने वतन से निकालोगे तो मैं कहूंगा भाई मुझे जापान भेज दो। जापान भेज दो, मुझे सही। कोई कोई कनाडा वैनाडा नहीं जाना, तो मुझे आप कोई अमेरिका नहीं अच्छा लगता। मुझे अपना वतन अच्छा लगता है, या मेरा अपना वतन अगर मेरे लिए जगह तंग पड़ गई तो मैं कहूंगा मुझे जापान भेज दो। आपका दूसरा तो एक तो वतन ये कि जापान जापान ऐसी है। जगह। जी, जी, दूसरा जी वतन ही आपका अच्छा जापान हो गया ना। जी। जी हाँ, अच्छा। और दूसरी बात ये कि बात ये हो रही थी कि आपने कहा कि जनाब मैं जो हूँ यहाँ पे बैठा हूँ 6 साल से लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। मैं हर हर महीने मैं इतना कुछ कमा नहीं रहा, अपनी जेब से देना पड़ रहा है मुझे इंस्टीट्यूट चलाने के लिए। लोगों में शऊर ही नहीं है जापानी सीखने का, किसी को तो फायदा ही समझ में नहीं आता। हम्म, अच्छा आजकल तो ऐसी मट्टी पड़ी हुई है कि जनाब जापान ने बंद किया हुआ कोरोना की वजह से, तो लोग कहते हैं कि भाई हम जापानी सीख के क्या करें जब जापान वीजा ही नहीं दे रहा। अब उनको मैं लाख समझाऊं कि भाई ये कोरोना जो है वो खत्म हो जाएगा, अभी तुम अभी से पढ़ना शुरू करो। तो तुम कोई फौरन एक दिन में जापानी थोड़ी सीख जाओगे। तुम सही। 6 महीने 8 महीने में जापानी सीखोगे जब तक कोरोना खुल चुका होगा और हम्म, वर्क वीजा खुल चुका होगा। उस वक्त जिस बंदे को जापानी जुबान आती होगी वो जापान में बैठ जाएगा जाके।
तो तुम अभी से मेहनत कर लो। तो लेकिन हमारे वाले कहते हैं यार वो जब खुलेगा जब देखेंगे। तो ये मैं इसके अंदर लोगों ये जापानीज जो आपका वर्क वीजा आप बता रहे हैं खुल जाएगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारी यूथ के लिए। इसके लिए क्या उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वर्क या जो मैन पावर जापान की है, उसने क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स रखी हुई है एज के हवाले से, तालीम के हवाले से? और ये डेफिनेटली ये जापानीज लैंग्वेज की जो एक शर्त होगी वो तो इसके अंदर शामिल होगी। तो बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है? इट्स रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बहुत आसान की। तो एज की कोई लिमिट नहीं है। अभी तो खुलेंगे जब एमओयू साइन हुआ है, जब ये बाकायदा प्रॉपर इसको शक्ल दी जाएगी। तो अभी तक जो मुझे पता है वो ये कि एज की कोई लिमिट नहीं है। और 14 कोई ऐसी फैकल्टीज हैं जिसमें 14 ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप मिसाल के तौर पे आप कारपेंटर हैं, आप कंप्यूटर के स्पेशलिस्ट हैं, या आप क्या नाम है वेल्डर हैं, या आप प्लम्बर हैं। जो भी रोजमर्रा की जो हमारी जो प्रोफेशंस हैं, हमारे यहाँ तो प्लम्बर को बड़ा बुरा ही समझा जाता है ना, बेचारा कोई इतना ज्यादा खास कमा पाता है। और डेवलप कंट्रीज में जो है आपको पता ही होगा, कोरिया जापान में कितना पैसा कमाता है। बहुत अगर प्लम्बर है और वाकई सर्टिफाइड प्लम्बर है, बहुत कमाता है वो तो फिर बहुत कमाता है। अच्छा, कारपेंटर हमारे यहाँ उसको बढ़ई के नाम से पुकारा जाता है। और अगर बहुत किसी कमाता काम के 500 रुपए कह दे तो लोग कहते हैं यार इतना पैसे मांग रहे हो तुम, हो क्या बढ़ई तो तुम हो। जबकि डेवलप कंट्रीज में कारपेंटर जो कोई बगैर सर्टिफिकेट के काम नहीं कर सकता हो। आप ऑस्ट्रेलिया गए होंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कारपेंटर की जो डिमांड है वो जिसे कहना चाहिए कि बस आप तसव्वुर नहीं कर सकते कितनी डिमांड है। हाँ, यही हाल जापान में भी अमेरिका में भी। अब तो सब जगह डेवलप कंट्रीज में लकड़ी के घर बन रहे हैं, तो आपको कारपेंटर चाहिए ही चाहिए। तो अच्छा, अब ये कारपेंटर का हमारे यहाँ कोई बाकायदा कोई कोर्स कराने वाला इंस्टीट्यूट तो है नहीं यार। आप 4 महीने 6 महीने किसी कारपेंटर के साथ लग के काम सीख लो, आपके पास हुनर आ गया, साथ साथ जापानी सीख लो, जापान के जहाज में चढ़ जाओ। इतना आसान जापान ने किया हुआ है कि सिर्फ आपको जापान की बेसिक लैंग्वेज आती हो और आपको 1 साल या 6 महीने का कोई एक्सपीरियंस अपने फील्ड में तैरवाओ। अब आईटी के लोग तो इतने चाहिए उनको कि अभी मैं देख रहा था कि 2030 तक 8 लाख आईटी इंजीनियर्स चाहिए जापान। वो तो इंडिया और हमारा उसमें वो हाँ, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? हमारा कंट्रीब्यूशन मुश्किल से 5% 10% होगा, सारा ले जाएगा इंडिया। तो इस पे हमने काम करना है, हमारे प्लानर्स को काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, ये टीचर्स की क्या डिमांड है? टीचर्स की कोई डिमांड नहीं? हाँ, टीचर्स की भी डिमांड है। अच्छा, टीचर्स के लिए तो फिर आपको जैपनीज लैंग्वेज का वही लेवल चाहिए ना। अब आप तो टीचर्स की तो कोई डिमांड आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन जो रोजमर्रा के छोटे छोटे हुनर है जिनको हम बड़ा हकारत से देख रहे हैं, वहां पे बड़ी इसकी डिमांड है। डेंटर, पेंटर, मैकेनिक, बहुत डिमांड है जापान। इसके ऊपर शुजा भाई, इसके ऊपर काम जो है ना वो इस तरह, जो मेरी नजर में जो मैंने समझा है वो इस तरह करना पड़ेगा कि जो आपके वाकई जिसको हम लो कैटेगरी कहते हैं, असल में वो लो कैटेगरी नहीं है, वो हुनरमंद अफराद हैं, वो स्किल्ड लेबर कहलाती है। अगर इस स्किल्ड लेबर तक अप्रोच करके और इन तक ये बात समझाई जाए, जो कि बहुत टफ हो जाता है उनके लिए भी, क्योंकि वो पूरा दिन काम करते हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ अर्न करनी होती है। लेकिन अगर ये इस लेवल के ऊपर गवर्नमेंट कोई या प्राइवेट सेक्टर के अंदर से कुछ कंपनीज या फिर जो है वो प्रोफेशनल गवर्नमेंट अगर कुछ के ऊपर काम करे तो बहुत अच्छी डिमांड आप जो सप्लाई दे सकते हैं। अच्छा शुजा भाई, इस पे गवर्नमेंट लेवल पे कुछ काम हो तो रहा है, देखिए अल्लाह करे कुछ हो। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो बेचारे प्लम्बर लेवल के, कारपेंटर लेवल के लोग होते हैं, इनकी इतनी मेंटेलिटी नहीं होती कि कुछ जुबान सीखने की कोशिश करें, उनके दिमाग में बैठता नहीं है। तो ये तो बड़ी अगर गवर्नमेंट अपने तौर पर सही से इनको समझाए। देखें, गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, अगर उस प्लेटफॉर्म से वो ये पैगाम पहुंचा दे, मिसाल के तौर पे अब हमारे पीएम साहब हैं, अगर वो पीएम साहब बैठ के सिर्फ ये बात कह देंगे जापानीज सीखना शुरू कर दो, ये आपको मौका मिलेगा, तो बहुत सारे लोग हो सकता है ना कर लेंगे, बहुत बड़ी तादाद जो है वो कोशिश जरूर करेगी। ठीक, तो ये डिमांड तो गवर्नमेंट का काम है, तो उन्होंने करना है। जो हम कर सकते हैं हम करते हैं, जो हम कर सकते हैं हम करते हैं। अशऊर और आगे ही हमने देनी है वो, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि वो मिले ही मिलेगी, हमारा काम है देना। अच्छा शुजा भाई, आप शायर भी बहुत माशाल्लाह, आपके एक कथा में पढ़ रहा था जो मैंने अभी आपके इंटरव्यू के अंदर भी लगाया, शायरी कुछ थोड़ी सी हो जाए तो जरा अपना कोई कलाम जिसको जो आप सबसे ज्यादा आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो। मैं बता दूं कि शायरी जो है बेसिकली वो मैं हादसाती शायर हूँ।
जब इंसान के दिल पे चोट लगती तब वो शायरी शुरू करता है। मैं 87 में पहली दफा परदेश काटा था, तो मैंने जो है वो शायरी शुरू की थी, तो उसके बाद वापस आ गया था। और उसके बाद फिर 2005 में 2006 25 जनवरी 2006 को मेरी माँ का इंतकाल हुआ। तो वो मेरे दिमाग को एक सदमा लगा। वो सदमा जो है वो अच्छा खासा पागल कर देने वाला था। तो वो बड़ी देर में मैं नॉर्मल हुआ, तो वो सदमे में या तो मैं पागल हो जाता या फिर मैंने उल्टी सीधी शायरी शुरू कर दी। तो वो जो है वो इस तरीके से मैं कहता हूँ अपने आप को हादसाती शायरों का एक हादसा हुआ मेरे साथ, और वो मैंने शायरी शुरू कर दी। वैसे अच्छा, यहाँ पे मैं आपको वैसे अमरोहा का आम और रहू तो खैर मशहूर है ही, शायर भी बहुत मशहूर है। ये बात नहीं है अमरोही जो है वो शायर होते हैं। हाँ, हमारे अब्बा के चचा, दूर के चचा होते थे रईस अमरोही साहब। मैं आपको दिलचस्प वाकया सुनाऊं कि जब मैं जापान जाने की मैंने अब्बा से इजाजत मांगी, तो किसी सूरत अब्बा इजाजत देने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, चलो भाई रईस के यहाँ चलते हैं, तो उनसे मशवरा करते हैं। तो हम रईस अमरोही के घर पे पहुंचे और रईस अमरोही साहब ने बड़ा इज्जत से हमें बुलाया। तो अब्बा ने हमारे कहा कि भाई ये जो है वो जापान जाने को कह रहा है बच्चा मेरा, क्या करूं? तो कहने लगे भैया जापान जाने को कह रहा है तो बिल्कुल भेजो, जाने दो, मत रोको, जापान तो बहुत अच्छी जगह है, जाने दो इसको। अब बातचीत करके तो थोड़ी देर बैठ के हम लोग वापस आ गए। तो अब्बा हमारे खामोश के, वो तो सोच रहे थे मना कर देंगे रईस अमरोही साहब, लेकिन उन्होंने कहा जाने दो। तो अब्बा ने फिर मुझे उस रात मशवरा, एक बात की जो मैंने अपने गिरा से बांध ली। उन्होंने कहा देखो बेटा, जैसा रईस भाई ने कहा है कि तुम दुनिया के देखो, दुनिया बड़ी रंगीन है। अब तुम एक बात मेरी सुन लो कि दुनिया बड़ी रंगीन है, दुनिया के रंग देखना जरूर, लेकिन अपना रंग मत खो दे। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही तो कहा। उन्होंने कहा कि बेटा मट्टी और औरत अपने ही वतन की अच्छी होती है। सही। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने उनकी बात पल्लू से बांध ली। तो मैं बहुत परदेश काटा उसके बाद, लेकिन मेरे दिमाग में यही बात रही कि यार मट्टी और औरत अपने वतन की अच्छी है। तो आज मैं अपनी मट्टी में मिलने के लिए आ गया हूँ, और अल्लाह आपको शादी जिंदगी में दे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। यहाँ पे आपकी यूथ को सुनाने के लिए मैं कुछ शेर मैंने निकाले हैं कि जो शायरी, मेरी शायरी भी आपको सुनने को मिल जाएगी और एक पैगाम भी मेरा है अपनी यूथ के नाम। तो अर्ज करता हूँ कि फिक्र से ऊंचे उड़ो, असबाब बन जाएंगे खुद। फिक्र से ऊंचे उड़ो, असबाब बन जाएंगे खुद। ख्वाहिश परवाज रखो, पर निकल आएंगे खुद। वाह वाह, माशाल्लाह। अगली नस्लें क्या करेंगी, तुमको इससे क्या गरज? अगली नस्लें क्या करेंगी, तुमको इससे क्या गरज? तुम तो बस बुनियाद रख दो, घर निकल आएंगे खुद। वाह, जबरदस्त, तुम तो बस बुनियाद रख दो, घर निकल आएंगे खुद। और माँ का आंचल हाथ में लेकर दुआ गो हूं मैं अब। माँ का आंचल हाथ में लेकर दुआ गो हूं मैं अब खुदा मेरी सुनेगा, अब मलक आएंगे खुद। वाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। दिल से निकला हुआ आपका ये आखिरी जो आपने शेर पढ़ा, माशाल्लाह, बहुत आखिरी नहीं, अभी दो शेर और आपको रहमत दूंगा। जी जी जी, शुरू करें। सूरमा करते नहीं है लश्करों का इंतजार, सूरमा करते नहीं है लश्करों का इंतजार। तुम हमें तलवार दे दो, लश्कर आ जाएंगे खुद। वाह, जबरदस्त। और माँ का फोटो सर पे रख लो, चुलचुलाती धूप में। माँ का फोटो सर पे रख लो, चुलचुलाती धूप में। बादलों को देखना फिर सर पर आ जाएंगे खुद। वाह वाह, बहुत। और आखिरी शेर है कि है मेरे अहबाब वाकिफ शरई अहकाम से, है मेरे अहबाब वाकिफ शरई अहकाम से। मुझको दफनाने से पहले खून में नहलाएंगे खुद। वाह वाह। तो ये मेरा पैगाम है आपकी तवज्जो से अपनी कौम को कि अपना फिक्र से ऊंचे उड़िए, पर निकल आएंगे खुद। जी, बस ये शऊर और ये फिक्र ही देना की एक कोशिश है हमारी तरफ से। अल्लाह पाकिस्तानी यूथ को, पाकिस्तानी जवान नस्ल जो आने वाली हमारी नस्ल है, उन तक ये पैगाम पहुंचे और वो इस बात को समझें और सोचना शुरू करें। असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि हम सोचते नहीं है। हमने नहीं सोचा, हमसे पहले नस्ल ने नहीं सोचा, और अब जो हम देखते हैं अपनी इस नस्ल को जो इस वक्त जवान है और जवान हो रही है, और इनके अंदर सोचने और समझने की जो सलाहियत है वो सल्ब कर ली गई है कुछ मीडिया की तरफ से, कुछ हमारे लिखारियों की तरफ से।
सच नहीं बताते, सोचने का हुनर नहीं देते, बस कहते हैं जी ये किए जाओ, ये नहीं पता कि क्या किए जाओ। बहरहाल बहुत शुक्रिया शुजा भाई, आपसे हम अगली मुलाकात करेंगे अपने शऊर सेगमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम टोटली आपसे शऊर और आगाही पे बात करेंगे, खास तौर पे जापानीज लैंग्वेज और आपके तजर्बात जो आपने परदेश एक गुजारा, कि वो जिंदगी क्या होती है, और उसके अंदर जिंदगी में आने वाले जो पाकिस्तान से लेकर इस वक्त आप दोबारा पाकिस्तान आ गए, तो ये सब कुछ रंगीनियां देख के और तमाम आसाइश ज़दा जिंदगी गुजार के जब आप पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान की जो मुसीबतें और मुश्किलात हैं वो अपनी जगह है। लाइट नहीं है, बत्ती नहीं है, धूल मिट्टी उड़ रही, ये सब चीजें, इन सब चीजों के ऊपर भरपूर डिस्कस करेंगे शऊर सेगमेंट के अंदर इंशाल्लाह। जरूर, मैं आपकी काबिश को बहुत कदर की नजर से देखता हूँ कि आप कौम को शऊर देने की कोशिश कर रहे हैं। और बकौल अहमद फराज के शिकवे जुल्मत शब के शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हम अपने हिस्से की शम्मा जला रहे हैं, जहां तक रोशनी पहुंच सकती है। तो इससे अगला उनका जो है ना, इसी कलाम का, कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो इससे अगला जो है मुझे बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल में वो इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल बैठता है बिल्कुल इस नजरिए के ऊपर, कि जश्न मख्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी पाबजौला ही सही नाचते गाते जाते। तो अब जश्न मख्तल तो बरपा नहीं होगा जब तक हम ना करें। तो ये जश्न मख्तल तो हमने बर्पा कर दिया है, और अब हम पाबजौला नाचते गाते जा रहे हैं, और इस काफिले के अंदर माशाल्लाह आप भी हैं। और इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो हम दे सकते हैं वो हम दें। शऊर लाइन इसी तरह जो है वो जो आपकी इसी के अंदर आपकी कैरियर काउंसलिंग भी हो जाएगी, कि आपने करना क्या। असल में बच्चों को तो यही नहीं पता कि पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं, और क्यों पढ़ना चाहिए, और आगे क्या करना चाहिए। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं एक मैसेज और देता जाऊं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि सर आपकी फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मैंने इतना आसान कर दिया है कि YouTube पे एक चैनल बना दिया द जापान हाउस के नाम से। आप वहां जाएं और प्लेलिस्ट में जाके सारे मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप वीडियो देखते जाएं, तो आप 6 महीने में जापानी जुबान के बहुत 2 लेवल। बहुत ही आला। तो ये तो शुजा भाई का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, और प्लस ये आप यहाँ देख रहे होंगे स्लाइड के ऊपर, यहाँ भी उनका लिंक चल रहा है, और प्लस आप डायरेक्टली शुजा भाई से इनका नंबर भी हम यहाँ दे देंगे, तो आप इनसे रब्ता करें और कोशिश करें कि सीखें जापानीज लैंग्वेज। हर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज होती है वो अहम होती है, और आपकी की हुई मेहनत कभी भी जाया नहीं होती, ये हमेशा याद रखिए। परवरदिगार आलम, खुदा, अल्लाह, जो भी आपका मजहब है, कभी भी कुदरत आपको आपकी मेहनत को जाया नहीं करती। तो इंशाल्लाह अगले सेगमेंट शऊर के अंदर दोबारा मिलेंगे और मिलते रहेंगे शुजा भाई से। तो तब तक के लिए इजाजत। शुजा भाई, आप आखिर में कुछ कहना बहुत चाहिए? मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी, आपने बुलाया। और अल्लाह करे कि आपका पैगाम लोगों तक पहुंचे और हमारी कौम जो है वो एक बाशऊर कौम के तौर पर उभरे और दुनिया पे हम छा दें इंशाल्लाह। ओके शुजा भाई, सलाम अलैकुम।